तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम फंक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। पूरी फील के साथ इसको समझेंगे कि क्या होता क्या है फंक्शन, मैथमेटिशियन ने कैसे कैसे इसको डेवलप करा है, कैसे कैसे वो निकाल के लाए हैं। पूरी फील आएगी तुम्हें। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डेफिनेशन वगैरह लिखा कर भाग जाऊँ बस और क्वेश्चन करा दूँ, वो नहीं होने वाला। लेक्चर नंबर 1 है, पूरा डिटेल्ड इंट्रो होगा तुम्हें आज की क्लास में। तो पता चलेगा कि फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। फाइनल जो डेफिनेशन है वहां तक पहुंच पाएंगे आज के लेक्चर में। इतना डिटेल्ड करने वाले हैं और तुम्हें ऐसा नहीं है कि इतना डिटेल्ड करने पर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन तो होंगे। पहला टाइप जो क्वेश्चन का है उसमें 4-5 पीवाईक्यू थे, उनको तो हम आज ही कर लेंगे। बाकी का एक फाउंडेशन रखी जाएगी तुम्हारी कैलकुलस के लिए, क्योंकि तुम अब से समझ लो कि कैलकुलस की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि पूरा का पूरा जो कैलकुलस है वो फंक्शन पे ही टिका हुआ है, तो तुम मान सकते हो कैलकुलस शुरुआत होने जा रहा है। प्री कैलकुलस बोलते हैं, प्री कैलकुलस में तुम्हें फंक्शन पढ़ाया जाता है, तो कैलकुलस से पहले तुम्हें ये आना ही चाहिए। तो अब फंक्शन होता क्या है, फंक्शन तुम देखो तो उसका सिलेबस जो है तुम्हारे जो सिलेबस में है वो ये है कि फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो वो बताना चाहिए। फिर डोमेन रेंज, जिन्हों जो 11th-12th में दोनों में है या ड्रॉपर हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। 11th वाले एक बार देख लेंगे तुम्हारे सिलेबस में क्या है, तुम्हें पढ़ना क्या है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे इसका तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी कर रहे थे तो वहां पर तुम्हें देखने को मिला था एफ जी एक्स ऐसा कुछ बोल लिख देते थे, जी एफ एक्स कर देते थे। इसी को ऐसे सिंपल लिख देते हैं जी ओ एफ या एफ ओ जी। तो ये कंपोजिशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे अब इस बार भी क्वेश्चन बने थे और ये इसका वेटेज वगैरह भी देखें कि कितना कहाँ पे ये यूज हो रहा है, पूरे मैथ में कहाँ कहाँ पर ये यूज हो रहा है और अलग अलग से कितने क्वेश्चन बनते हैं। पूरा एनालिसिस मैंने कर रखा है, तो अभी थोड़ी देर में इसको कर लेंगे, फिर डिटेल्ड स्टार्टिंग कर देंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन तो पढ़ोगे कि वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू, ऑन टू, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव वो बोल देते हैं, तो वो क्या है, कैसे आ रहे हैं। पीरियड ऑफ फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन है, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पर और भी फंक्शन है, ये वाले फंक्शन है तो इनका टाइम पीरियड वगैरह, पीरियड टाइम पीरियड नहीं पीरियड, रिपीट कहाँ से करने लग रहा है, जैसे ये साइन का है तो वो पीरियड कितना है उसका, तो वो देखेंगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन, कोई तुम्हारे पास मान लो फंक्शन दे रखा है, ये तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या है, इसका इसका इनवर्स कैसे कर देंगे। इनवर्स मतलब व्युत्क्रम कैसे कर देंगे, हिंदी मीडियम वाले भी कोई दिक्कत ना लाए, समझ में आ जाएगा। तो इनवर्स करना सीखेंगे किसी भी फंक्शन का। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आते हैं जो तुम्हें पता होने ही चाहिए, पूरे मैथ में काम आते हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, इनका थोड़ा सा तो इंट्रो बस। यूज टाइप मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कराते वक्त कराया था, बाकी का यहाँ पर तो पूरा डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसी जैसा ही है, मैं तुम्हें बता दूंगा। एक्सपोनेंशियल कि तुम ई पढ़ते हो, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये यहाँ से एक्सपोनेंशियल हो गया, जैसे तुम ई बोलते हो ना, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल में आ जाते हैं। सेकंड फंक्शन क्या होता है, तो ये अलग अलग टाइप के फंक्शन तुम मान सकते हो, स्टैंडर्ड फंक्शन है कुछ। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन आता है, अब ये तो वही है, वही क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो भी इसी में से निकल के आ रहा है। रेशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी, ये क्या है अभी नाम देख लो, बिल्कुल एक एक बार स्टडी करने वाले डिटेल में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री अलग पढ़ी ली, तो उसको भी अब तुम्हें समझ में आएगा कि वो भी एक प्रकार का फंक्शन ही था। ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तुम्हारा 12th में अलग चैप्टर बन जाता है, तो फंक्शन के में इसको भी पढ़ने वाले हैं, अलग चैप्टर इसको नाम दे देंगे। लॉगरिथम बहुत हद से ज्यादा यूज होता है, तो ये दोनों तो तुम मान के चल लो अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन आते फंक्शन में ही है, फंक्शन के बाद ही इनको करना होता है, या बोलो करना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो इन दोनों को तो अलग चैप्टर मान के चल लो कि ये तो अलग चैप्टर है, लेकिन तुम समझ पा रहे हो कि ये भी एक प्रकार के फंक्शन ही हैं। फिर अब ये तो हो गया तुम्हारा सिलेबस कि फंक्शन में तुम पढ़ते क्या हो, 11th-12th की जो NCERT है या उसके हिसाब से तुम्हारा सिलेबस में ये है, फंक्शन के सिलेबस में इतना है। लेकिन फंक्शन का यूज ऑल ओवर मैथ होता है। फंक्शन को देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि ग्राफ, कि तुम ग्राफ की जो स्टडी करते हो उसमें फंक्शन पर ही टिका है। फंक्शन को ही ऐसा समझ लो कि फंक्शन एक प्रकार की कोडिंग टाइप है, कि तुम x² -x ये कुछ कर दिया तुमने, फंक्शन के बराबर रख दिया। अब ये तो तुमने ऐसे लिख दिया, अब इसको विजुअलाइज कैसे करोगे, आंखों से देखने पर क्या बनेगा, ये तो वो बताता है ग्राफ की ये दिखेगा कैसे। ये जो कोडिंग तुमने करी है, अब ये जब ऐप या वेबसाइट बनेगी तो दिखेगी कैसी सुंदर सुंदर, तो वो होता है ग्राफ। तो ग्राफ समझ लो फंक्शन का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, विजुअलाइजेशन है, कि तुम फंक्शन को विजुअलाइज कैसे कर सकते हो। इसको भी हम देखेंगे आज की क्लास में, बहुत मस्त तरीके से ये कनेक्ट होगा।
कि फंक्शन को ग्राफ में कैसे देखा जाता है, कैसे कनेक्ट होता है वो तो इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है आज की वीडियो का। फिर तुम्हारा कैलकुलस में फंक्शन पूरा यूज होगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये कैलकुलस पूरा है, ऐसा समझ लो। कैलकुलस जो है ना आगे पढ़ाएंगे तो कैलकुलस में लिमिट आएगा चैप्टर तुम्हारा 11th क्लास में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये भी आएंगे साथ में। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब समाकलन। समाकलन में दो तरीके के होते हैं, इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित समाकलन और ये निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दो अलग अलग चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं ये। इसको तुम्हें सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर लिमिट वगैरह डाल देते हैं कि 0 से 5 तक तुम्हें ये करना है, एक लिमिट डाल देते हैं तो वो डेफिनेट बन जाता है कि यहाँ से यहीं तक। तो ये तुम्हारे अलग अलग चैप्टर निकल के आ रहे हैं। फिर तुम पढ़ते हो कि ये जो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है, तो इसका एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कैलकुलस को तुम डेरिवेटिव बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन अर्थात डेरिवेटिव। अभी समझेंगे इनको सारा कुछ। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका एप्लीकेशन करके देखेंगे तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ जाता है। जैसे तुमने सुना होगा मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये इसमें आते हैं। या तुम बोल लो जो अप्रोक्सीमेशन टाइप पढ़ते हो तुम, चलो छोड़ो इसको, मेन तो यही है, इन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज होता है उस चैप्टर में। स्लोप वगैरह भी जब तुम पढ़ते हो, dy/dx, ये किसी ने पढ़ रखा हो तो y', ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, स्लोप वगैरह। एप्लीकेशन ऑफ ये क्या है, एरिया अंडर कर्व, तो ये इसका यूज है कि जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है कि तुम किसी टाइप का एरिया है, मान लो तुम ऐसा कुछ, ये कोई एरिया बन रहा है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो कर्व है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वहां पर इंटीग्रल कैलकुलस का यूज हो जाता है। तो ये तुम्हारा अलग चैप्टर बन जाता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना, कि ये डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन dy/dx ऐसे करके करते हैं, तो इसमें ऐसी ही इक्वेशन बना देगा कि dy/dx x² प्लस x dy/dx, ऐसे इनको जोड़ देगा। ये dy/dx है, इनके टर्म में कुछ लाकर तुम्हें इक्वेशन दे देगा। अब इनको कैसे सॉल्व करें, तो वो अलग पूरा चैप्टर बन जाता है। तो ये इतना है तुम्हारा पूरा कैलकुलस। और साथ में तुम ग्राफ को भी ऐड कर सकते हो कि कई कई जगह तुम्हें मिल जाता है प्लेइंग विद ग्राफ, ऐसे करके इसका टॉपिक का अलग नाम दे देते हैं, या कुछ भी बोल लो। पूरा ग्राफ का एनालिसिस कराएंगे, वो तो बहुत एडवांस चीज होने वाली है। एडवांस मतलब ऐसा मत समझ आकर होगी डिफिकल्ट होगी, बस डिटेलिंग ज़्यादा होने वाली है कि तुम्हें पूरा डिटेल में समझाया जाएगा उसको। तो ये पूरा फंक्शन है। अब तुम्हारे पेपर में जो कैलकुलस आता है ना, बेसिकली तुम अगर एनालाइज करो, कैलकुलस को छोड़ो, ND2 2024 का जो पेपर आया है उसमें तुम देखो कैलकुलस के टोटल 29 सवाल आए थे, टोटल 29 सवाल आए थे कैलकुलस से। तो देख रहे हो कितना बड़ा पोर्शन है। उसमें से जो फंक्शन थे, फंक्शन का जो फंक्शन है ना, उसका यूज 9 क्वेश्चन में हो रहा था, या यूज नहीं ऐसे बोल सकते हो, फंक्शन के 9 क्वेश्चन आए थे और कुछ कुछ क्वेश्चन में मिक्सचर हो रहा था। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, उससे पहले ND1 24 का देखो, तो टोटल 32 क्वेश्चन बने थे कैलकुलस से टोटल, और 8 तुम्हारे फंक्शन से बन रहे थे। फंक्शन में भी ये एनालिसिस क्या है वो तुम्हें अभी नहीं पता, मैं बता दूंगा तुमको। 2 क्वेश्चन लॉग के आ रहे थे, 2 लॉजिक के आ रहे थे। लॉजिक मतलब अभी समझाएंगे, सारी चीजें समझाएंगे। तो सबसे पहले अगर तुम पेपर को देखो ना, तो यहाँ से तुम्हारा कैलकुलस का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो शुरू से ही देखते जाओ बस तुम। अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे हमने अभी देखा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GOF FOG मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये लिमिट का क्वेश्चन है लेकिन फंक्शन यूज कर रहा है, मॉडुलस वगैरह। मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यह पूरा कैलकुलस है। फंक्शन का यूज देखो, लॉगरिथम होगा, वो हम फंक्शन के अंदर ही करने वाले हैं। तो ये तुम्हारा फंक्शन दे दिया, अब उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा। तो देख रहे हो कैलकुलस और फंक्शन का मिक्सचर हो गया, तो फंक्शन का यूज हो रहा है कैलकुलस में, इसीलिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस से पहले उसे कराया जाता है, उसको अलग नाम भी दिया जाता है प्री कैलकुलस। प्री कैलकुलस में तो फंक्शन और ये जितने भी लॉगरिथम वगैरह है ना, ये सारी चीजें उसमें करा दी जाती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम उसमें डाल सकते हो, बेसिक मैथ वाली चीजें प्री कैलकुलस में चली जाती हैं। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा फंक्शन ही दिख रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऐड कर दिया, मॉडुलस फंक्शन के साथ ऐड कर दिया, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। तो मतलब जो फंक्शन है उसका यूज तो होने वाला है कैलकुलस में। ये तुम्हारा खैर ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ये देखो फंक्शन, यहाँ पर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखने मिल जाएगा। और पूरा जो कैलकुलस है वो इस पे टिका हुआ है। कंटिन्यूस फंक्शन बोल रहा था ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ये तुम्हारा
एरिया अंडर कर्व या हाँ एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, शायद हो सकता है एरिया अंडर कर्व का है, मैंने देखा नहीं है वैसे, इसीलिए मैंने शायद लिख दिया था इसको, पहले मैंने एनालाइज करा था पेपर को। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये कोई मॉडुलस फंक्शन है, अब उसका तुम डेफिनेट इंटीग्रल है वो कर रहे हो कि कोई लिमिट 0 से 2 तक जो फंक्शन है उसका वो निकालो। तो ओवरऑल तुम समझ रहे हो कि फंक्शन के अलग से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे ये तुम्हारा लॉग यूज हो गया, तो लॉग तो तुम्हारे अलग से सवाल भी मिल जाएंगे, ये कैलकुलस से पहले भी तुम्हें लॉगरिथम के सवाल मिल जाएंगे, तो लॉगरिथम के सवालों को भी हम अलग से करेंगे। बाकी का तुम्हें समझ में आ गया कि कैलकुलस जो है वहां पर फंक्शन का डायरेक्ट यूज दिखने वाला है, मिक्सचर मिलेगा तुम्हें, फंक्शन कैलकुलस मिला हुआ क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। कोई क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट में तो तुम्हें कैलकुलस दे दिया, दूसरा जो पार्ट है उसमें फंक्शन पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है और कई क्वेश्चन में हुआ है। तो इस तरीके से हम पूरा फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन रियलिटी में होता क्या है, कहाँ से आ रहा है वो पूरा समझाएंगे। और एक और चीज़ है कि तुम सेट थ्योरी, अभी मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, तुम अगर होम पेज पर जाओगे ना, मैथ्स एडिक्ट के होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें चैप्टर नंबर 3 करके सेट एंड रिलेशन करके तुम्हें मिल जाएगा, वो लगभग 7-8 घंटे की प्लेलिस्ट होगी शायद, तो उसमें तुम्हें सेट थ्योरी पूरा एक वन शॉट टाइम मिल जाएगा। 2.25 घंटे का था शायद, 3 घंटे के आसपास तुम मान सकते हो, ऐसे रिलेशन 3.25 घंटे का था, ऐसे तो बड़ी प्लेलिस्ट बन गई होगी। फिर उनके PYQ के सेशन भी थे, तो तुम देख सकते हो पता नहीं कितने घंटे का होगा वो, तो इसको तुम पहले खत्म करके आ जाओ तब फंक्शन स्टार्ट कर देना, तो तुम्हें और भी बढ़िया चीज़ है कि तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगी कि रिलेशन सेट थ्योरी से फिर कैसे रिलेशन निकला, फिर रिलेशन से कैसे फंक्शन निकला, वो पूरी चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। वैसे तो आज की क्लास में भी मैं समझा दूंगा, लेकिन बात मानो तो उसको करके आओ पहले, तब फंक्शन की शुरुआत करना, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो जैसे मैं सेट थ्योरी में हमने देखा था कि कोई सेट मान लो तुम 0 1 2 3 ऐसे करके तुम 9 तक तुमने एलिमेंट लिए इसमें, ऐसे तुमने कोई दूसरा सेट लिया B, देखते जाओ क्यों ले रहे हैं ये, बस ले लिए तुमने, ऐसे करते करते ये मान लो 10 तक पहुंच गया ये। अब तुमने क्या करा, तुमने थोड़ा सा ये करा कि ये जो A वाले एलिमेंट है ना, वो ऐसे एक लाइन बनाई और उस पर तुमने जो सारे एलिमेंट है A में वो तुमने यहाँ पर दर्शा दिए, ये कौन सी लाइन है, A वाली लाइन है, तो वहां पर तुमने 1 2 3 ऐसे कर करके तुमने सारे कुछ लगा दिए। फिर ऐसे ही तुमने एक और लाइन खींची, वो तुमने थोड़ा सा ऐसे ले ली, इसके परपेंडिकुलर में ले ली, वहां पर भी तुम यही करोगे कि B में जितने एलिमेंट होंगे ना 0 से लेकर 10 तक वो सारे इस पर दिखा दिए, 0 1 2 9 10 ऐसे करके तुमने B वाले एलिमेंट यहाँ पर लगा दिए। अब देखो जैसे अब इसमें तुम देखो यहाँ पर तुम्हें वो वाली फील आ रही होगी कि ये तो तुम्हारा 0,0 हो गया, पॉइंट टाइप तुम्हें देखने मिल रहे होंगे, ये कौन सा होगा 1,0, ये 0,1 1,1 1,2 1,3 ऐसे तुम्हें दिख रहे हैं, 0,2 0,3 0,4 0,9 0,8 ऐसे, फिर 1,3 1,4 1,5 1,6 ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे करके ये चलता जाएगा। फिर ऐसे ही 2,0 2,1 2,2 2,3 दिख रहे हैं तुम्हें, सारे के सारे पॉइंट आते जा रहे हैं, जितने भी इस पे पॉइंट आ सकते हैं तुम ऐसे बना सकते हो, 3,0। अब जैसे ऐसे सारे के सारे तुमने पॉइंट बना लिए, जितने भी बन सकते थे वो, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है तुम बताओ, इसका नाम बताओ, तो तुम क्या करते हो कि ऐसे ही तो पढ़ते हो कोऑर्डिनेट कि 2 इधर गए 4 ऊपर गए, तो कितना आ गया 2,4, ऐसे ही तो पढ़ रहे थे 2,4 2,5 ही हो गया। अब ऐसे ही मान लो मैं इसका बोल दूं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उसको क्या बोलेंगे 4 इधर गए 2 इधर गए, तो 4,2 वही वाला x, y वाला फॉर्मेट होता है ना, तो वो है। तो ये पॉइंट के अलग अलग नाम आते आ रहे हैं, और तुम देखो यहाँ पर ये जो है ना x, y ये जो है वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जो x वाला एलिमेंट होगा ना वो आ रहा होगा, तुम देखो यहाँ पर ये जो 4 है वो कहाँ से आ रहा है, इस पे से ही तो आ रहा है, ये वाला 4 है A में से आ रहा है, तो ये जो x वाला पार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, A से आ रहा है, ये जो x है वो A को बिलोंग कर रहा है। सेट थ्योरी जिन्होंने पढ़ रखी है उन्हें ये सारे नोटेशन समझ में आ रहे होंगे। ऑर्डर्ड पेयर मैंने रिलेशन में इंट्रोड्यूस करा था, तो जिन्होंने रिलेशन वाला जो वन शॉट था वो देखा है तो उनको भी समझ में आ रहा होगा। और ये 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आ रहा है इस B वाली लाइन से, B वाले में जो 2 एलिमेंट है वो आ रहा है, तो ये जो x, y फॉर्मेट का है, तो ये y वाला एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, B सेट से। तो ये जो है ना ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है सिंपली। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि x, y तुम्हारा y, x इसके बराबर हो गया, ये नहीं हो सकता,
क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि ऑर्डर मैटर करता है। जैसे यहाँ पर देखो 2,4 है, उसका ये मतलब नहीं है कि 4,2 के बराबर है वो, कि ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है। 2,4 ये वाला पॉइंट है, 4,2 ये वाला पॉइंट है। तो ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि ये जो वाला एलिमेंट है ना, अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे लिख दूं कि A1 B1 ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है, 2,4 ऐसा कोई ऑर्डर पेयर है, तुमसे बोल दिया कि ये जो ऑर्डर पेयर है ना ये इसके बराबर है, अगर ऐसा उसने बोला ना तो ये केवल तभी पॉसिबल है कि यही पॉइंट हो 2,4 2,4 के ही बराबर हो सकता है। तो ये 2,4 है, वो 2,4 के बराबर हो सकता है, तो ए और बी 2,4 ही होने चाहिए, ऐसा मामला है। और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल से। तो ये तुम्हें पता चल रहा है कि ये जब तुम पॉइंट से समझ सकते हो कि ये चीज कितनी छोटी सी चीज है और वहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तुम्हें अभी तो समझ में आया कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। अभी तो इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी, शुरुआत ही ऐसे हुई है अभी तो। अब देखो तुम अब ऐसे एक एक करके निकालोगे कि 2,1 2,2 2,3 ऐसे करके, फिर 8,0 8,1 9,0 9,1 9,2 ऐसे कर करके 9,10 ऐसे सारे पॉइंट निकालोगे, फिर तो तुम पागल हो जाओगे। तो ऐसे ये जो चीज है ना, तुम जब बेसिक मैथ मेरे से पढ़ के आए हो, जो मैंने वन शॉट बनाया था अभी, बेसिक मैथ्स एंड एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोल सकते हो, वहां पर तुमने ये चीज देखी थी या तुमने 6वीं 7वीं में देखी होगी कि हम कोई एक डब्बा लेते हैं, उसको बोल देते हैं 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया है, ऐसे ही तो बोलते हैं कि ये 1 यूनिट एरिया है। और ये 1 यूनिट कैसे बनता है, इसकी लेंथ है ना वो 1 मीटर या 1 यूनिट है, कोई भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो, और ये जो है वो भी 1 मीटर है। तो ये जो इतना है वो क्या है, एक, ये इतना होगा वो भी एक, ऐसे ही तो डब्बा बनते जाएंगे। ऐसे ये मान लो 5 डब्बे इधर हैं, एक एक, ये जो लेंथ है वो 1 यूनिट की है। तो इधर कितने आ गए, ये पॉइंट टाइप नहीं लग रहे तुम्हें कि यहाँ से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये क्या है, सेम चीज यहाँ पर भी तो हो रही है। तो ये कितने पॉइंट टाइप आ गए, यहाँ पर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब लेंथ कितनी आ रही है, 5 आ रही है, 5 ही तो है ये, 1 2 3 4 5 डब्बे। ऐसे तुम इधर की साइड बनाओ तो 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा और ये चौथा डब्बा है, 1 2 3 4, 4 इधर आ गए। तो टोटल डब्बे कितने होंगे ये ही तो पता लगाना है हमें। तो क्या करते हैं, 5 × 4 करते हैं तो 20 डब्बे हो जाएंगे। 20 डब्बे मतलब 20 यूनिट, 20 यूनिट एरिया हो जाएगा। एक डब्बा 1 यूनिट का, तो 20 डब्बे 20 यूनिट एरिया के। ऐसी तो यही तो बेसिक कंसेप्ट होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं कि तुमने ये क्या करा कि ये जो चौड़ाई है उसका इसकी लंबाई यानी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो तुमने करा है। तो तुम्हें सारे डब्बे मिल गए, टोटल जितने भी डब्बे हो सकते थे वो मिल गए। तो हम ऐसा ही यहाँ पर करेंगे कि ये जो सारे पॉइंट है वो कैसे निकालेंगे हम, कि इधर जितने पॉइंट्स होंगे उसका मल्टीप्लाई इधर जितने पॉइंट्स होंगे उससे कर देंगे। इधर कितने पॉइंट्स हैं, ये तो ए वाला था ना, ए के जितने पॉइंट्स थे यहाँ पर रख दिए। ए में कितने एलिमेंट है, 0 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक कितने हो गए, 9 एलिमेंट, और 0 वाला 10 एलिमेंट आ गए टोटल। तो इधर 10 एलिमेंट आ रहे हैं टोटल। बी वाले एलिमेंट इधर की साइड आएंगे, तो ये कितने पॉइंट्स होंगे, 11 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि 1 से 10 तक तो 10 हो गया और एक 11 हो गया, तो इधर 11 आ गया। तो हमें टोटल पॉइंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 10 × 11 करना पड़ेगा, कितना आ गया 110। तो तुम्हें जितने भी इस पर पॉइंट थे ना वो सारे के सारे मिल गए। ऐसा समझ सकते हो कि पूरा यूनिवर्स बन गया, कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसमें आ गए, यूनिवर्स टाइप बन गया। ये यूनिवर्स है भैया, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स हम समा रहे हैं। जिन्होंने यूनिवर्सल सेट पढ़ रखा है ना मेरे से, स्पेशली मेरी बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे ही कराया था, तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या ये यूनिवर्स बोलने का मतलब क्या है। समझा, ठीक है। तो ये तुम क्या कर रहे हो, ये 10 क्या था, ए में जितने एलिमेंट थे, सेट ए में जितने एलिमेंट थे उसका तुमने प्रोडक्ट लिया है इस बी के साथ, बी वाले सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसके साथ प्रोडक्ट लिया, तो उसमें क्या आएगा, सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। ये तुमने एक सेट ही तो बना रहे, ये जो पॉइंट्स हैं उनका एक सेट बन जाएगा कि ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे ना वो इस प्रोडक्ट में आ जाएंगे कि 0, 0, 0,1, 0,2 ऐसे करते करते 0, तो आएगा 0,10। और फिर से ये बात देख लो कि ये जो आ रहे हैं वो किस फॉर्मेट में आ रहे हैं, a, b या x, y ऐसे तुम मान सकते हो। हाँ चलो x, y से समझ लो। तो ये जो पहला एलिमेंट आ रहा है वो x, मान लो ये कहाँ से आएगा, a से आएगा, और ये कहाँ से आएगा, b से आएगा। यही तो चल रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि a × b कराया ना तुमने, a × b, तो जो पहला एलिमेंट आएगा इसमें वो a से आएगा, इस वाले सेट से आएगा, और जो y वाला एलिमेंट है या b कुछ भी बोल लो, a, b बोल सकते हो, वो इससे आएगा। तो 0, 0, 0,2 ऐसे ऐसे करके सारे आ गए। फिर क्या करोगे,
1,0 1,2 ऐसे करते जाओगे, 1,0 1 1,2 ऐसे करते तक जाओगे। फिर ऐसे ही करते 2,0 2,1 2,10 तक जाओगे। फिर ऐसे ही करते करते 9,0 9,0 9,1 9,9 9,10 तक जाओगे, 9, तो ये सारे के सारे पॉइंट आ गए ना। यहाँ से शुरू करा था 0,0 से 9,10 तक पहुंच गए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। कब? जब तुमने ए का मल्टीप्लाई करा या प्रोडक्ट करा बी के साथ, तो ये तुमने क्या करा? प्रोडक्ट करा। नाम पर गौर करना, तुमने करा प्रोडक्ट। अब एक तुम्हारे मैथमेटिशियन थे, नाम था उनका रेने डेस्कार्ट्स, यानी डेकार्ट्स भी बोल देते हैं उनको, डेस्कार्ट्स ऐसे लिखते हैं उसका मीनिंग। तो ये जो थे ना, ये इसी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम है, इस पर काम कर रहे थे। तो ऐसी एक स्टोरी है इनकी कि ये ऐसी रात में लेटे लेटे एक मच्छर को देख रहे थे, ऊपर उड़ रहा था उनके, पता नहीं इनको रात में कैसे दिख रहा था, उस जमाने में लाइट भी नहीं होती थी। तो एक मच्छर को ऐसे ही पर ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही फालतू में सोच रहे थे कि इसकी लोकेशन कैसे फाइंड करें, ये कभी यहाँ चला जा रहा है, कभी यहाँ चला जा रहा है, कभी यहाँ चला जा रहा है, क्या इसकी कुछ लोकेशन फाइंड कर सकते हैं कि ये अभी कहाँ है, कैसे बताओगे तुम? तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना कि तुम कैसे बताओगे। मान लो ये कोना है तुम्हारा, तुम्हें अगर बताना हो कि यहाँ तुम्हारा मच्छर है, तो कैसे जाओगे यहाँ तक? इस मच्छर तक तुम्हें पहुंचना है, क्या करोगे? तुम पहले इधर गए इतना, फिर इधर की साइड चले गए। इधर की साइड जाने का मतलब इधर की साइड, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों मैच कर गए। अब मान लो ये इस पर जाना है, तो कैसे जाओगे? इतने पे इधर चले गए, फिर इधर चले गए, यही तो तरीका है। तो इधर गए इतना, इधर गए इतना, यही तो मतलब है। तो ऐसे इन्होंने वही चीज तो हम कर रहे हैं। मान लो तुम्हें यहाँ पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर कैसे पहुंचोगे? इधर गए इतना, इधर गए इतना है, ऊपर जाने का मतलब यहाँ पर चले गए। इन दोनों को तुमने मैच करा तो ये मिल गया। तो ये जो चीज है वो कर रहे थे रेने डेस्कार्ट्स। तो इन्हीं के नाम पर ये जो डेस्कार्ट्स है, इन्हीं को कार्टेशियन बोला गया। लैटिन भाषा होती है, उसमें इन्हें कार्टेशियन बोला जाता था। उनके नाम पर ये पड़ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब तुम समझ सकते हो कि पूरा यूनिवर्स है, जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इन दोनों में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितने भी पॉइंट बना सकते हैं कि 0,1 0,2 0,3 ऐसे करके यहाँ तक। फिर ये अपना खेल खेलेगा, फिर ये अपना खेल खेलेगा 2 वाला, फिर 3 वाला सबके साथ संबंध बनाएगा। देख रहे हो कहाँ से ये संबंध नाम आ रहा है? ये फिर 4 आएगा, वो सबके साथ अलग अलग संबंध बनाएगा। ये जो a, b या x, y होता है ना, ऑर्डर्ड पेयर, ये बेसिकली ये संबंध दिखाता है कि इसका संबंध इससे क्या है, रिलेशन क्या है इन दोनों में। तो ऐसे तुम समझना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम्हारे पास मान लो अब सेट है 1 2 बी सेट है तुम्हारे पास, मान लो 4 5, ये 2 तुम्हारे पास सेट हैं। अब क्या कर रहे थे हम? A क्रॉस B कर रहे थे। क्या कैसे करते हैं? ये सबसे पहले सबके साथ संबंध बनाएगा। सेम चीज कर लो तुम, तो A इस पर दर्शा लो, B इस पर दर्शा लो। शुरुआत करने के लिए मान लो 1 3, ये तुम्हारा A वाला है और ये तुम्हारा B वाला है, B वाली लाइन है। यहाँ पर कौन से एलिमेंट है? 4 और 5 है। तो क्या करोगे? 0 तो इसमें है नहीं, तो 1,4 बनेगा, 1,5 बनेगा, 2,4 2,5 3,4 3,5, ये 6 पॉइंट ही तो बनाएंगे। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, मतलब टोटल क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक जाएगा सबसे पहले 4 के साथ, एक जाएगा 5 के साथ, जैसे यहाँ पर ना, एक जाएगा 4 के साथ, 1,5 यहाँ पर गया, 1,4 5, फिर 2,4 2,4 2, ये समझ जाना। एक बार समझ गए ना, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। जिंदगी क्या, पूरा फंक्शन सेट हो जाएगा। फंक्शन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट हो जाएगा तुम्हारे माइंड में। अगर तुम 11th में हो ना, 11th और 12th में हो, तो तुम्हारे लिए इसी तरीके से पढ़ना, तुम्हें जिंदगी भर के लिए तुम फ्री हो जाओगे कि पूरा जो कन्फ्यूजन था कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन क्या है, रट्टाफिकेशन पूरा खत्म हो जाएगा ऐसे। फिर 3 जाएगा 4 के साथ संबंध बनाने, रिलेशन बनाने, 3 जाएगा फिर 5 के साथ संबंध बनाने, यानी कि रिलेशन बनाने। ये जो है ना, वो देख रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक दूसरे का रिलेशन है कि ये कैसे इससे रिलेट कर रहा है, ऐसे तुम समझो अभी के लिए। अभी तुम्हें समझ में आएगा सारी कुछ। तो ये तुम्हारे टोटल जितने भी ऑर्डर्ड पेयर था, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन बन गया। ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो अब ये डेफिनेशन वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या चीज है। ये डेफिनेशन वगैरह से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी ये चीज तुम्हारे सामने आई। तो अब जैसे मैं तुम्हारे सामने कुछ लिख दूं कि 1, 2, 3, 4, मान लो ये है। अब मैं तुमसे बोल दूं कि इसमें से कुछ तुमने एलिमेंट उठाई है, मान लो ये तुमने 2 और 3 उठाकर एक नया सेट बना दिया B।
बी में क्या है, 2 और 3 है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये चीज यहीं से निकल के आ रही है। सेट में से क्या निकल के आ रहा है, सब सेट। अब ये जो चीज है ना, अगर जिसने सेट थ्योरी नहीं पढ़ रखी उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे। ये मैंने तुमको समझाया था कि तुमने 9th क्लास में एटम चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर एटम के बाहर वो होती हैं सेल, KLMNO ऐसे करके पढ़ते हो ना, सेल यानी कि कक्षाएं होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। फिर तुम 11th क्लास में पहुंचते हो, वहां पर क्या बोलेंगे, ये जो एक सेल है ना, इसके अंदर भी SPDF ये सब सेल होती हैं, सब सेल यानी कि उपकक्षा। तो सेल के अंदर से क्या निकल के आ रही हैं, सब सेल निकल के आ रही हैं, कक्षा के अंदर से उपकक्षा निकल के आ रही है। ऐसे ही सेट के अंदर से सब सेट निकल के आ रहा है। सेट को हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय। तो सबसेट क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। जैसे उपकक्षा वैसे ही उपसमुच्चय। तो देख रहे हो कितने मस्त तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो इस चीज को। तो 11th वाले तो ऐसे ही पढ़ा करो, तुम्हें अल्टीमेट क्लैरिटी मिलेगी। तो हो सकता है कि तुम चारों के चारों एलिमेंट निकाल कर इसमें डाल दो ना, तो आ तो यहीं से रहा है ना, तो वो भी सबसेट होगा। या इसमें से कुछ ना लो, तो कुछ ना लेने पर भी ले तो इसी, मतलब बात तो इसी की कर रहे हो कि इसमें से कुछ नहीं लिया। तो जो फाई आता है ना कि फाई, कि तुमने कुछ नहीं लिया, उस सेट के अंदर कुछ नहीं लिया, तो वो भी एक सबसेट होगा इसका। ये एक छोटी सी चीज है। तो ये जो चीज करी ना, ये वो तुमने कैसे निकाली, कुछ तुमने बोल दिया कि जो इसमें एलिमेंट आएंगे ना, ऐसे तुम रोस्टर रूप पढ़ते हो, B=X सच दैट। अब इस X की खूबियां बताओगे कि तुम्हारी X कैसी होनी चाहिए। तो X तुम बोल दोगे कि X है ना, वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी, ऐसे बोला। लेकिन यहाँ पर तुम्हें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया तुमने। तो ये कंडीशन डाल दी, तुम्हें पता चल गया ना, केवल इन चारों में से कौन से एलिमेंट लेने हैं, केवल ये 2 एलिमेंट लेने हैं। और यहाँ पर तुम्हें साथ में ये भी डालना पड़ेगा कि ये जो X है ना, वो A से बिलोंग कर रही है, इस सेट में से ही आ रही है। कुछ भी बना दोगे तुम, पॉइंट वगैरह में ला दोगे, तो तुमने ये कंडीशन भी साथ में डाल दी। तो तुमने कुछ कंडीशन लगाई, उसके बेस पर तुमने वो सबसेट बनाया। ऐसी ही तो बात है। अब आ जाओ यहाँ पर, चलो बने रहने दो इसको। अब आ जाओ तुम यहाँ पर, ये भी तो कोई एक सेट है ना। सेट मतलब कलेक्शन, ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ही तो है। ये अलग अलग एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है इसमें। तो तुमने बोला कि हम इसमें से कुछ कंडीशन डालेंगे, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन डाली ना, वैसे ही कुछ कंडीशन डाल के एक सबसेट निकालेंगे इसमें। तुमने मान लो कोई सबसेट बनाया S, तो उसमें तुमने मान लो A, B फॉर्मेट के ही तो हैं ये सारे के सारे जो एलिमेंट है, वो A, B फॉर्मेट के हैं। यहाँ पर तो X फॉर्मेट के ही है, मतलब एक नंबर टाइप है कि 1 2 3 4 X ये पर रखते जाओ। यहाँ पर क्या फॉर्मेट है, A, B कैसे होने चाहिए। अब तुम इसमें कुछ कंडीशन डालोगे इसकी तरह की, ऐसे ऐसे चाहिए। मान लो तुमने कुछ कंडीशन डाली, A है ना, वो B से छोटा होना चाहिए, ये तुमने डाला। लेकिन तुम्हें पता है कि 3,4 3,5 2,5, देख रहे हो ये पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे से छोटा ही है, तो इससे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन हमने एक और कंडीशन डाल दी कि हमें मान लो केवल ये 3 चाहिए रहे थे, ये 3 चाहिए हमें, ऐसा हमें चाहिए। तो क्या करोगे कि जो A है ना, वो तुम्हारा 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ऐसा तुमने बोल दिया। तो ये चीज बोलते ही कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे कि A तुम्हारा 2 से बड़ा होना चाहिए। फिर तो ये वाला भी एलिमेंट आ गया कि ये भी तो 2 है ना, 2 के बराबर तुमने इक्वल टू का साइन लगाया है। तो इसको भी हटाने के लिए तुम क्या करोगे, B वाले का बारे में भी बता दो कि B है ना, वो 5 से बड़ा होना चाहिए। या यहाँ पर थोड़ी सी वो हो रही है, चलो ठीक है, हम इन 4 एलिमेंट को लेना चाह रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा वो समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो तुमने ये कंडीशन डाली कि A 2 से बड़ा होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन डाली, तो तुम्हारे पास कौन कौन से एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। इसी S को तुम जब तुम रोस्टर रूम में लिखोगे, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर की पीछे की कोडिंग, सेट को बिल्ड करने वाला, जैसे ऐप बिल्डर होते हैं ना, कि ऐप में पीछे कोडिंग कैसे होती है, फिर उसको तुम चलाते हो, उसको रन करते हो, तो एक मस्त सा ऐप निकल के आता है। तो ऐसा ही कुछ है, ये है सेट बिल्डर, मतलब पीछे की कोडिंग। अब ये कोडिंग को अगर तुम देखना चाहते हो कि ये दिखता कैसा है, तो तुम्हें रोस्टर रूप में लाना पड़ेगा। जैसे ऐप को देखना चाहते हो कि कैसा सुंदर दिखेगा, तो उसको चला के देखना पड़ेगा। तो अब हम चला रहे हैं इसको रोस्टर रूम में लाकर, तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट आएंगे इस हिसाब से तो तुम्हें पता चलेगा कि A B से छोटा होना चाहिए और A 2 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे 2,4 2,5 3,4 और 3,5। ये तुम्हारे पास एक अलग सेट बन के आ गया। लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो सेट है वो बेसिकली आ कहां से रहा है, इसी में से निकल के आ रहा है। तो ये जो S है वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। यही तो हम बोल सकते हैं कि A क्रॉस B का सबसेट है ये S। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी हिंट दी थी कि ये जो A, B है ना, तो A और B में कुछ कंडीशन डालेंगे। A और B में कुछ रिलेशन ही तो बताया ये तुमने कि A B से छोटा होना चाहिए, ये रिलेशन बताया है।
तो ये जो सबसेट आया ना, इसीलिए इसको रिलेशन नाम दे दिया कि ए क्रॉस बी में से जो कुछ आ रहा है, जो सबसेट बन रहा है वो रिलेशन होगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है रिलेशन कहाँ से आ रहा है। अगर मैं तुम्हारे सामने मान लो फिर से शुरू करते हैं, 1,2,3 कोई सेट दे दिया, दूसरा कोई सेट दे दिया मान लो 3,4, ये तुम्हें दो सेट दे दिए, तो ये तो हो गया सेट। अब तुम क्या करोगे, ए क्रॉस बी करोगे, जिससे तुम्हें टोटल कॉम्बिनेशन मिल जाए, टोटल ऑर्डर पेयर मिल जाए, सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाए, रिलेशंस मिल जाए। देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे के सारे ए कॉमा बी फॉर्मेट के सब कुछ मिल जाए। तो ये तुमने करा कि 1,3, 1,4, 1, 2,3, 4, ऐसे तुमने ए क्रॉस बी सारे के सारे निकाल लिए। अब तुम क्या करोगे, इसमें से कुछ निकाल के कुछ सबसेट बनाओगे। कैसे निकालोगे, इसमें से कुछ कंडीशंस डालोगे, ए और बी में तुम कुछ रिलेशंस बताओगे, ए और बी में कुछ तुम रिलेशन बताओगे, ए बी से कैसे रिलेटेड है वो बताओगे। ये जो साइन है ना, वो तुम्हें रिलेशन में पता चल रहा होगा कि कैसे आ रहा है। तो ए और बी में तुमने कुछ रिलेशन बताया, और वो ए कॉमा बी वो तुमने सारे के सारे इस सबसेट में निकाल लिए। तो उस सबसेट को ही हम रिलेशन नाम दे रहे हैं कि तुमने कुछ रिलेशन बता के उसमें से निकाला है, इस वजह से जो सेट आ रहा है वो रिलेशन होगा। अब ये भी हो सकता है कि ये तुमने सारे के सारे एलिमेंट्स ही निकाल कर इसमें वापस डाल दिए, तो वो भी एक रिलेशन होगा। तो तुम समझ पा रहे हो, ये ए क्रॉस बी भी एक रिलेशन है, समझ रहे हो। ये बहुत सटल सी बात है कि तुम देख रहे हो कितना डिटेल में जा रहे हैं कि ए क्रॉस बी को भी हमने रिलेशन बोल दिया। कि क्यों बोल रहे हैं कि इसमें से मान लो ये दो तुमने डाल दिए, इनका एक सबसेट बना दिया, तो उस चीज को जो सबसेट बनेगा उसको हम रिलेशन नाम दे रहे हैं। जो भी सबसेट आएगा उसको हम रिलेशन नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो ए क्रॉस बी में से आ रहा है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सारे के सारे तुमने एलिमेंट्स उठाकर एक सबसेट बना दिया, तो उस सबसेट को भी तो हम रिलेशन नाम देंगे। अब वो जो सारे के सारे डाल दिए फिर तो वो यही बन गया ना, तो मतलब इसको भी हम रिलेशन बोलने वाले हैं फिर तो समझ रहे हो कि क्या चल रहा है यहाँ पर गेम। अब देखो, तुम्हारे पास कोई सेट होते हैं 1, 2, 3, मैं फिर से बार बार चीज़ों को दोहरा रहा हूँ ताकि तुम्हें माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि ये अगर समझ गए ना तो पूरा गेम समझ में आ जाएगा तुमको। ए क्रॉस बी करते हो तो सारे के सारे तुम्हें ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं। यहाँ पर कितने ऑर्डर पेयर बनाएंगे, देखो ये भी एक छोटी सी चीज़ है कि बताओ ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ऐसे बताते ना कि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको तुम बता देते हैं एन ए इंटू एन बी, ऐसे करके तुम्हें फॉर्मूला रटा दिया जाता है। तो समझ रहे हो, उसका कोई बेसिक सेंस वो मतलब है नहीं कि कोई ए सेट है। यहाँ पर मान लो ए में कितने एलिमेंट थे, पहले 10 एलिमेंट थे, 0 से लेकर 1, 2, 3 ऐसे करके 10 एलिमेंट थे। चलो इसी का ले लो, यहाँ पर तुम्हारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, इधर कितने हैं 3 और 4। तुम बताओ इसमें कितने टोटल पॉइंट्स बनेंगे, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट यानी 2 पॉइंट्स, तो टोटल कितने पॉइंट्स 6 पॉइंट, यही तो है। तो मैं इतने इधर ए में जितने एलिमेंट थे, बी में जितने एलिमेंट थे, उनका मल्टीप्लाई तो कर दिया है। तो इसी बात को ऐसे बोल देते हैं कि एन ए में जितने एलिमेंट है ना, तो उसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐसे बोल देते हैं कि वो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो वो ए क्रॉस बी करने पर आते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए क्रॉस बी। तो वही सारा खेल चल रहा है। तुम अगर ये से बोलते हैं कि क्यों तुम्हें डीप थ्योरी पढ़नी चाहिए, कि बिल्कुल डिटेल में जाकर तुम हर चीज को पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेट क्लैरिटी मिलती है और तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम कॉमन सेंस बन जाता है फिर तो। अब मैं इसको तुम्हें रटाऊं तो तुम रटोगे, तुम नहीं, तुम बोलोगे कॉमन सेंस से कर सकते हो ना ऐसे। तो जब तुम डिटेल में पढ़ते हो ना, तो कई सारी जो फॉर्मूले होते हैं वो बस कॉमन सेंस बन जाते हैं कि ये भी करने की जरूरत थी, कॉमन सेंस से हो जाएगा ये तो ये बात है। चलो इसको रहने देते हैं, छपा रहने दो इसको। अब तुम्हारे पास ए क्रॉस बी आ गया, अब क्या करोगे, इसमें कुछ तुम रिलेशन बताते थे ए और बी में, यही तो था। ऐसे तुम बताते थे कि ए बड़ा हो बी से, या ए बराबर हो बी के, या ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ तुम बताओगे, ए और बी में कुछ बताओगे। तो ये क्या है, रिलेशन बताओगे तुम एक दूसरे में, कंडीशन डाल रहे हो तुम कुछ। तो अब तुमने मैं तुम्हें कहता हूं कि ऐसी कंडीशन डालो कि पहली कंडीशन या ए और बी में पहला रिलेशन तो ये है, पहला रिलेशन ए और बी में ये है, ऐसे लिखा करो ए और बी में रिलेशन, इसका मतलब ये है, ऐसे समझ लो ए बी से कैसे रिलेटेड है वो बताना है। तो पहली कंडीशन मैं तुम्हें बोलता हूं कि ऐसा करो कि ये जो एलिमेंट आ रहा है ना, 1, मान लो 3 है, 4 आएगा, 3, 4, 4। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये जो ए में से जो एलिमेंट आ रहा है ना, ए के एलिमेंट का, ए के नहीं, ऐसा पहला जो शर्त है ना वो है ए का हर एक एलिमेंट अर्थात जो ए है, ए ही तो है, ये ए है,
ए का एलिमेंट है ना, ये जो इसमें जितने भी एलिमेंट है उनको हम ए बोल रहे हैं कि ये ए के बराबर हैं, ये हैं वो बी हैं, बी 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, ऐसे हम जनरल वो बता रहे हैं कि ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। एक कंडीशन तुमने ये डाली, जैसे तुम ये डाल रहे थे ना ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ये अब बोल रहा है कि ये जो ए है ना वो आना ही चाहिए, जो सबसेट बना रहे हो उसमें आना ही चाहिए। पहला जो ए रिलेशन बताया या कंडीशन डाली वो ये है। दूसरी डाली ए के एलिमेंट का, के ए का बी के एलिमेंट, बी में कौन सा एलिमेंट है, बी एलिमेंट, बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, बी के केवल एक एलिमेंट रिलेशन आना चाहिए। ये 2 कंडीशन डाली तुमने। ए और बी में क्या होना चाहिए, एक तो ये आना ही चाहिए, ये जो ए है वो आना ही चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या डाल दी कि ए में से जो एलिमेंट आया ना, मान लो तुमने ए में से 2 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ले लिया, ए में से ये एलिमेंट ले लिया, तो इसका बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मतलब बी का कोई एलिमेंट होगा ना, मान लो 2 का केवल इस या तो इसके साथ हो या इसके साथ हो, दोनों के साथ नहीं होना चाहिए, किसी एक के साथ ही होना चाहिए। तो मान लो 2,3 डाल दिया, तो अब जो सबसेट बना रहे हो ना उसमें अगर मान लो 2,3 आ गया, तो अब 2 कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर ये तुमने एलिमेंट लिया है तो इसका बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। अगर तुम्हारा 3 से कनेक्शन बन गया तो 2 का बी के किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा, ये बात बोल रहा है। तो ये 2 कंडीशन जैसे ही तुमने डाली ना, तो जो सबसेट निकल के आएगा उसे बोलते हैं फंक्शन। समझ रहे हो? और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो सबसेट आता है, सबसेट तो क्या होता है, रिलेशन आता है। ए क्रॉस बी में से अगर तुम कुछ निकाल रहे हो, बेशक कुछ भी कंडीशन डाली है, तो वो रिलेशन आता है। लेकिन अगर वो कंडीशन वो 2 हो जाए कि ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए और ए का जो एलिमेंट आया है उसका बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए या रिलेशन होना चाहिए, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन नाम दे देते हैं। तो समझ रहे हो, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, या ऐसे बोल सकते हो कि जो फंक्शन है वो सबसेट है रिलेशन का, कि रिलेशन बड़ी चीज है उसमें से तुम फंक्शन निकाल ले, ऐसे ऐसे तुम बोल सकते हो। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा सद जाओ कि क्या फंक्शन क्या रिलेशन। ये समझ लो कि सबसे पहले तुम्हारे पास, देखो शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास सेट आए, कोई 2 सेट तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये तुम्हारे पास सेट आए। पहली चीज तुमने क्या करी, ए क्रॉस बी करी, जिससे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का तुम्हें कलेक्शन मिलेगा कि जितने भी वो बन रहे हैं ए और बी में जो भी बन रहा है वो सारे के सारे मिल गए। उसमें से तुमने कुछ निकाला, कोई सबसेट निकाला। कैसे निकालोगे, कुछ कंडीशंस डालोगे, कंडीशंस या ए और बी में कुछ रिलेशन बताओगे, ए और बी में कुछ रिलेशन बताओगे, ए कॉमा बी जो आते हैं उनमें कुछ रिलेशन बताओगे। उसके बेसिस पर कोई सबसेट बनाओगे ना, तो उसे बोलते हैं रिलेशन, उसे बोल दिया रिलेशन। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये जो कंडीशन है ना वो अपनी मर्जी से मत डालो, हमारी मर्जी से डालो। अगर तुमने वो कंडीशन 2 डाली कि ये तो तुम कुछ भी डालते रहो कि ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी से, ये डालते रहो, लेकिन 2 कंडीशन साथ में और डाल लो कि ए में से हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। मान लो यहाँ पर 2-3 एलिमेंट है, तीनों के एलिमेंट आने ही चाहिए कि 1 कॉमा, मान लो यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो 1 कॉमा कुछ आना ही चाहिए, 2 कॉमा कुछ आना ही चाहिए, 3 कॉमा कुछ आना ही चाहिए। तो ये हो गया पहली कंडीशन कि ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए। उसके बेस पर ये तुम्हारा एक रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, ए का कोई एलिमेंट आया है उसका बी के केवल एक के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मान लो यहाँ पर है 4 5 6, तो बी का कोई एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन होगा इसका। मान लो ये इसका कनेक्शन आ गया 5 के साथ, तो अब 1,6 या 1,4 नहीं हो सकता। अगर इसका कनेक्शन ए का एलिमेंट का बी के केवल एक के साथ कनेक्शन होगा, 1,6 नहीं होगा, ए का 5 के साथ ही होगा। फिर 2 का किसी से कनेक्शन बन गया, मान लो इसका बन गया 6 से, तो अब 2 का किसी और से नहीं बनेगा कि 2 का 4 से बन गया, ये नहीं हो सकता। फिर मान लो 3 का बन गया 5 से या 4 से बन गया, तो ये 3 का देखो एक और कन्फ्यूजन है, बी का तुम रिपीट कर सकते हो कि 1 का 5 के साथ भी हो गया और 3 का भी 5 के साथ हो गया। लेकिन हमारी कंडीशन तो क्या थी कि 1 का अगर 5 के साथ है तो 1 का फिर किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 3 का 5 के साथ है तो 3 का फिर किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। 1 का तो 5 के साथ हो सकता है ना, 3 का तो किसी और के साथ नहीं है, 3 का 6 के साथ नहीं होना चाहिए, 3 का 4 के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन 1,5 हो सकता है कि 1 का 5 के साथ है, फिर 1 का किसी और के साथ भी नहीं है। तो ये जो चीज बन के आई है ना, ये जो रिलेशन बन के आया है, इसको हम फंक्शन बोल रहे हैं कि ये जो है ना वो फंक्शन के लायक है। ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है, क्योंकि ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है, कहां से चीजें निकल के आ रही हैं। ये तो है पहला तरीका कि तुम फंक्शन को समझोगे कैसे।
अभी तो दो तरीके और आने वाले हैं, तुम्हारा पूरा अल्टीमेट क्लैरिटी मिलने वाली है कि फंक्शन रियलिटी में होता क्या है। तुम पहली बार ऐसी चीज देखने वाले हो। तो जैसे ये तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, एग्जांपल मान सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। जो पहला टाइप होने वाला है, हम टाइप वाइज पीवाईक्यू भी करेंगे कि किस किस टाइप के पीवाईक्यू पूरे फंक्शन में बने हैं। लास्ट 10 ईयर के सारे पीवाईक्यू करेंगे। तो जो पहला टाइप होगा ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि तुम्हें कुछ रिलेशन दे रखे होंगे, कोई सेट दे रखा हो ना दे रखा हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ रिलेशन दे रखे होंगे और वो पूछेगा क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ऐसे ही पूछेगा इज दिस रिलेशन फंक्शन और नॉट। तो तुम क्या करोगे, वो दो कंडीशन डालकर देखोगे, उन दो कंडीशन को भूल मत जाना। ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए, दूसरी ए के एलिमेंट का बी के केवल एक एलिमेंट के साथ, केवल बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए या रिलेशन होना चाहिए। ये दो कंडीशन है तो हम बोल देंगे वो फंक्शन है, जो रिलेशन है वो फंक्शन है। तो तुम बताओ, इनको चेक करके तुम्हें बताना है कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। बताओ कैसे करोगे। पहली कंडीशन ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, 1 2 3 है तो जो ए कॉमा बी टाइप है तो उसमें पहला एलिमेंट यहाँ से तीनों के तीनों आने चाहिए। तो 1,3 2,4 3,5 1 2 3 2 मतलब इसी में से आ रहे हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट दिख गए तुम्हें। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए का कोई एलिमेंट का बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो जैसे 1 का 3 है तो 1 का फिर किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो कोई नहीं है। 2 का 4 के साथ है तो 2 का फिर किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये गड़बड़ करेगा ना। तो ये रिलेशन तो है, क्योंकि इन दोनों का तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर जितने भी आएंगे उसमें ये 2,6 भी आएगा, 2,4 भी आएगा, तो उसको उठाकर डाल दिया। तो वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, फंक्शन में ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरा वाला देखो 1,3 2,3 3,3 हर एक एलिमेंट आना चाहिए ए का, 1 2 3 तीनों आ गए, 1 2 3 तीनों आ गए। फिर 1 का 3 के साथ है तो 1 का फिर किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। 2 का 3 के साथ है तो 2 का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है। 3 का 3 के साथ है तो 3 का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये तुम्हारा फंक्शन है, ये नहीं था। R3 देखो 1,4 2,5 3,6 1 का 1 2 3 हर एक एलिमेंट आ गया, 1 2 3 हर एक एलिमेंट आ गया। 1 का 4 के साथ है तो 1 का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो कोई नहीं है। 2 का 5 के साथ है तो 2 का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं है। 3 का 6 के साथ है तो 3 का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रिलेशन फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, दो नहीं कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है। पहली चीज तो तुम देख सकते हो कि ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए, और फिर देख रहे हो कि ए का जो पहला एलिमेंट आ गया ना तो फिर वो रिपीट नहीं करता, क्योंकि रिपीट कर गया फिर तो क्या बन जाएगा कि ये 2,4 है फिर 2,6 भी आ गया, तो दूसरी कंडीशन टूट जाएगी। 2 का 4 के साथ है तो 2 का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो पहली बात क्या आ गई यहाँ से कि ए का हर एक एलिमेंट आएगा, मतलब इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतने आने चाहिए। दूसरा फिर क्या हो रहा है कि ए का रिपीट नहीं करना चाहिए, जो ए है ए कॉमा बी में जो ए है वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसे लिख लो, रिपीट नहीं करना चाहिए। यही चीजें बाद में याद रहती हैं और कुछ नहीं रहता। तो अगर ए का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा तो तुम बता सकते हो अगर कोई रिलेशन है वो फंक्शन होगा, तो तुम्हें पक्का पता है कि 3 एलिमेंट ही आने चाहिए, क्योंकि ये तीनों आने चाहिए और फिर ये रिपीट भी नहीं करने चाहिए। तो ये कोई भी अगर फंक्शन हो, कोई भी रिलेशन अगर फंक्शन होगा तो वहां पर तुम देख लेना कि उसके अगर ए में जितने एलिमेंट होंगे ना उतने ही उसमें एलिमेंट आने चाहिए, कि जितने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यहाँ पर। फिर पहली ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई कि ए रिपीट नहीं करना चाहिए तभी फंक्शन होगा, लेकिन बी रिपीट कर सकता है। देखो ये 3 है वो तो रिपीट कर गया ना, तो बी रिपीट कर सकता है, ऐसे तुम लिखो बी रिपीट कर सकता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना वही मैथ को स्ट्रांग बनाती है। अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी किलर ऑब्जर्वेशन करके, तो वहां पर देख कर आना, एक छोटा सा आइडिया पूरे मैथ में काम आ रहा है। कितने मैंने पीवाईक्यू वहां पर तुम्हें करवा के दिखाए थे, ट्रिग्नोमेट्री के, क्वाड्रेटिक के, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के, अलग अलग जगह लग रहा था वो। तो ऐसे ही ये जो ऑब्जर्वेशन है ना वो खुद से लिखो कॉपी में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो ए का कोई एलिमेंट छूट नहीं सकता, ये भी एक तरीके से लिख सकते हो, ये तुम्हें आगे काम आने वाला है जब तुम इनटू ऑनटू वन वन मैनी वन जब वो फंक्शन पढ़ोगे ना क्लास 12th वाले, तो तब ये काम आएगी। तो पहली चीज कि ए का कोई छूट नहीं सकता, यही इसी का दूसरा मीनिंग है कि ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, मतलब ए का कोई एलिमेंट ए का छूट नहीं सकता। ये मेरी कॉपी में लिखे हुए हैं और मुझे आज भी याद हैं, तो तुम्हें भी याद होंगे, ये पक्का होंगे। छूट नहीं सकता, लेकिन तुम्हें क्या पता है बी का छूट सकता है। देखो यहाँ पर 4 5 6 आ गए बी में से, 4 5 6, लेकिन 3 छूट गया, यहाँ पर 3 ले लिया, 4 5 6 छूट गए, तो बी का छूट सकता है। सॉरी थोड़ी सी खांसी ज्यादा है, बी का छूट सकता है। तो ये जो लाइंस है ना वो तुम्हारी कॉपी में उतर जानी चाहिए, बी का छूट नहीं सकता, क्योंकि मैं इन्हीं से तुम्हारा पूरा फंक्शन करवाने वाला हूँ, आगे भी काम आने वाली है ये लाइन। तो
तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब भूल जाओ इस सब को, सब भूल जाओ, ये तुमने जो भी करा है ना। फिर से हम शुरुआत करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। वीडियो की शुरुआत करते हैं चलो कि फंक्शन होता क्या है। तो तुम्हारे सामने ऐसे मान लो मैं एक लाइन सेगमेंट बना दूं, उसकी लेंथ मान लो x है, x मीटर या कुछ भी x यूनिट की ये एक लेंथ है, मान लो इसका नाम दे दिया AB। अब ऐसे ही कोई दूसरी एक लाइन सेगमेंट है, उसको मान लो PQ नाम दे दिया, तो PQ की लेंथ है ना वो इसकी जस्ट डबल है, 2x है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि जो PQ है ना वो AB का डबल करोगे, 2x करोगे, AB का डबल करोगे तो तुम्हें PQ मिल जाएगा। यही तो तुम यहाँ से बता पाओगे, सिंपल सी चीज है। तो ये तुमने क्या करा, ये तुमने क्या करा, AB का डबल करोगे तो PQ मिल जाएगा। ऐसे तो बोलोगे AB का डबल करोगे तो PQ मिल जाएगा। या दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि AB का आधा करोगे तो तुम्हें मतलब PQ का आधा करोगे तो AB मिल जाएगा। PQ का आधा करोगे तो AB मिल जाएगा। ये तुमने क्या बता रहे हो, AB और PQ के बीच में रिलेशन बता रहे हो। ये तुम PQ और AB के बीच में रिलेशन बता रहे हो कि क्या रिलेशन है उसके बीच में। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मान लो इसी को लेते हैं ना, PQ और AB को, PQ इक्वल टू 2AB। अब मान लो मैंने बोला कि x है ना, ये जो AB की लेंथ है वो 1 यूनिट है, तो PQ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने बोला कि AB की लेंथ, ये जो AB है ना वो 3 मीटर की है, तो तुम आराम से बता पाओगे ना PQ है वो 6 मीटर का होगा, AB 3 है तो ये 6 होगा। ऐसे तुम बता पा रहे हो। तो देख रहे हो सबसे पहले ये जो PQ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, AB पर, कि AB हम कुछ डाल रहे हैं, 3 डाला तो ये उसके हिसाब से 6 आ गया। यहाँ पर 1/2 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डबल आ जाएगा। तो इसको तो तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब तुम वेरी कर रहे हो, उसको बदल सकते हो। चर हिंदी में बोलते हैं कि बदल रहा है, तुम अपनी मर्जी से 5 रख दो तो उस पर डिपेंड करेगा ये कितना आएगा, 10। तो ये जो PQ है ना वो AB पर डिपेंड कर रहा है, खुद से कुछ नहीं हो रहा। तुम AB में कुछ डालोगे तो उसके हिसाब से PQ आएगा। PQ को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम बोलोगे कि हम तो थोड़ी सी चालाकी करेंगे। तुमने क्या करा, तुम्हें आती है मैथ, तुमने इस 2 को नीचे बटे में भेज दिया, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, AB इक्वल टू PQ अपॉन 2 आ जाएगा। तो वही चीज है कि ये जो बात लिखी थी वो क्या था कि AB का डबल करोगे तो तुम्हें PQ मिल जाएगा। अब ये क्या बात लिखी हुई है, PQ का आधा करोगे तो AB मिल जाएगा। बात सेम है, वही है। तो अब क्या करोगे, तुम PQ को कुछ रखोगे, मान लो तुमने PQ को 6 रखा तो AB कितना आएगा, 3। इसको मान लो कि तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी रख रहे हो, इसको 10 रखा तो इसका आधा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देख रहे हो गेम बदल गया। अब PQ वेरी कर रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी ले लो। तो अब ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल सकते हो। और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर PQ और AB थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हम थोड़ा सा मान लेते हैं। चलो PQ को हम इधर के लिए y मान लेते हैं, इधर इसको x मान लेते हैं। वैसे भी ये AB x ही था तो AB को हमने x माना। PQ इसका डबल आ रहा था, उसको 2x बोल सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने y बोल दिया। क्या आ रहा है, y इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ आ रहा है। तो x के पर तुम कुछ डालोगे, मान लो 1 डाला तो y तुम्हें क्या मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ पर 2 डालोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, x और y में क्या है, ये रिलेशन ही तो तुम बता रहे थे कि x का डबल करोगे तो y मिल जाएगा। तो ये x, y ऐसा कुछ ऑर्डर्ड पेयर है, और उसमें क्या रिलेशन है, x y से कैसे रिलेटेड है, तो y से ऐसे रिलेटेड है, x का डबल करोगे तो तुम्हें y मिल जाएगा। यही तो तुम्हारा एक रिलेशन टाइप है, यही तो है। या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, x, y दैट x इक्वल टू y या y इक्वल टू 2x, ऐसे कुछ भी बोल दो। ये तुमने क्या बनाया, एक रिलेशन बताया। तो ये पीछे की कोडिंग हो गई। वही चीज है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको खोलेंगे तो तुम्हें रोस्टर रूप में उसकी जो सुंदरता है वो देखने को मिलेगी कि ऐप बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो वही चीज है कि तुमने कुछ डाला, मान लो तुमने 1 डाला तो कितना आ रहा है, 2। तो x, y फॉर्मेट के चाहिए ना हमें सारा कुछ, x, y ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी बताओगे, तुम्हें चाहिए x, y फॉर्मेट के, तो फिर तुम बता रहे हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। मान लो तुमने कुछ डाला कि x इक्वल टू 1 डाला, y उसका डबल आएगा, x 1 डाला तो y 2 आएगा। 1,2 डाला तो 4 आएगा। देख रहे हो, ये इन दोनों में रिलेशन है, a और b में, या यहाँ पर बोलो तो x और y में। ऐसे तुम 1/2 डालोगे तो 1 आएगा,
3/2 डालोगे उसका डबल, 3/2 का डबल कितना आएगा 3 आएगा। सिंपल 5 डालोगे तो 10 आएगा। तो ये क्या बनता जा रहा है, ये तो रिलेशन आ रहा है ना, सिंपल से रिलेशन बनता आ रहा है। देख रहे हो ये जो क्या था, एक्स वाई पर कैसे डिपेंड कर रहा है, यही तो था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पी क्यू था वो, मतलब ये जो ए बी था वो पी क्यू पर डिपेंड कर रहा था, ये जो पी क्यू है वो ए बी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपस में जो डिपेंडेंस है ना, ये जो डिपेंडेंस है इसी को बोला गया फंक्शन, कि ये एक तरह का फंक्शन है, एक दूसरे पर डिपेंडेंस मतलब फंक्शन। और तुम क्यों इसको फंक्शन बोल रहे हैं वो भी देखो, एक का संबंध दो से है। हमारी क्या कंडीशन थी कि किसी चीज को हम फंक्शन बोलेंगे या नहीं, ये जो रिलेशन आया है उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे, दो कंडीशन थी कि ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। तो वो तो यहाँ पर कुछ भी डालते रहो, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल लो, वो तो आता ही रहेगा। तो मान लो तुम अभी के लिए मान लो कि इतने ही एलिमेंट हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन चलो यहाँ पर वो हो रही है कि कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारा सेट थोड़ी है ना कि एक्स में इतने इतने डालोगे, कुछ भी डाल सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर एक्स के ए का कोई एलिमेंट लिया है, उसका बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर एक्स का एक एलिमेंट है तो 1,2 होगा, फिर 1, कुछ और नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि एक का डबल करोगे तो 2 मिल जाएगा। अब एक का डबल करके कुछ और मिल सकता है, मान लो यहाँ पर 1,4 कर दो, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि एक का डबल करने पर 2 ही आता है, एक का डबल करने पर 4 नहीं आता, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ये है। देख रहे हो दूसरी कंडीशन तो वैसे भी सेटिस्फाई हो रही है कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। और ये जो कॉम्पोनेंट वो होता है ना 1,2, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला आता है ना उसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, दूसरा आता है उसको सेकंड कंपोनेंट बोलते हैं, ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए। तो दोनों की दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कुछ भी ले लो ये एक ही वो देगा कि एक का 2 के साथ है तो 1,2 नहीं, 4 या 3 कुछ नहीं हो सकता, एक ही के साथ संबंध होगा। तो इसीलिए इसको ये जो रिलेशन आ रहा है उसको हम फंक्शन बोल रहे हैं। क्या रिलेशन है, ये है रिलेशन कि y = 2x, ये एक फंक्शन है। पता चलेगा क्यों फंक्शन है। एक तो इस तरीके से देख लिया तुमने कि पूरा निकाल के कि कैसे इसको रोस्टर रूम में लिखोगे तो ऐसा दिखेगा, फिर वो दो कंडीशन तुमने डाल के देख ली। दूसरी जो डेफिनेशन निकल के आ रही ना वो दी थी कि ये जो डिपेंडेंस है कि एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, ये जो डिपेंडेंस है, ये जो डिपेंडेंस है वही फंक्शन है। तुम्हें अब ऐसे बनाकर नहीं देखना ये बार बार बना रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो वो फंक्शन होगा। तो ये जो चीज बताई ना वो बताई थी जो तुम्हारे GH हार्डी थे ना, जिन्होंने रामानुजन के साथ काम करा था, GH हार्डी। तो उनकी एक बुक है प्योर मैथमेटिक्स करके, तो उसमें जो फंक्शन है उसको इसी तरीके से शुरुआत कराया जो मैंने तुम्हें कराया ना, यही सारा कुछ है। मैं मेरे पास वो बुक भी है, उसको मैं तुम्हें किसी दिन दिखा दूंगा या टेलीग्राम पर उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जहां पर ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी थी प्योर मैथमेटिक्स बुक में करके। तो ये दूसरा तरीका हुआ फंक्शन को समझने का। अब इसी को तुम और बढ़िया तरीके से समझ सकते हो, जैसे y = 2x। ये चीज अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आई थी कि ये तो हमने बचपन में पढ़ी थी और उसको ऐसे एक्सप्लेन कराया जा सकता है। तो ये भी चीज हो जाती है कि तुम पढ़ा रहे हो और कुछ नई चीज मिल गई तुम्हें। तो ये ऐसा ही कुछ है कि बचपन में तुम ऐसे करते थे ना कि तुम्हारे पास कुछ आंकड़े दे रखे होते, कुछ डेटा दे रखे होते, एक्स और वाई के अलग अलग आंकड़े होते थे तुम्हारे पास डेटा, कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 आया, 1 2 4 ऐसे कुछ आंकड़े हैं, 4 6 8 10 ऐसे कुछ आंकड़े हैं। वो कैसे बनाते थे, एक्स को तुमने 1 डाला तो वाई कितना आया, ऐसे तो करते थे। एक्स = तुमने 1 डाला तो वाई = 2 आएगा, एक्स यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 × 2 2 आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। एक्स = 2 डाला तो वाई = 4 आ गया। तो ये तुम करते थे कि एक्स वाई ऐसे करते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ते हो जब तुम ग्राफ वगैरह पढ़ते हो तब ऐसे ही तो करते हो। तो इसका मतलब इसको पॉइंट कैसे लिखेंगे, 1,2 लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 2,4 लिखेंगे, यही तो करते थे। इसलिए ऐसे नहीं, ये तो अभी हम कर रहे हैं। तुम ऐसे ही करते थे कि x = 1 रखा तो 1 रखने पर y = 2 आया तो तुम 2 लिख देते, 2 रखा तो 4 आया, ऐसे तुम सारणी बना लेते थे ऐसे। फिर तुम क्या करते थे, इनको एक ग्राफ बनाते थे कि x अक्ष ये रहा, y अक्ष y एक्सिस ये रहा, यहाँ पर तुम इनको डिनोट करते थे 1 2 3 4 5, बाई पे ऐसे ही करते थे 4 6 8 10 ऐसे करके। फिर क्या करते थे, पॉइंट बनाते थे 2, 2 मतलब इसके हिसाब से बनाते थे, 2, नहीं 1,2, 1 पर जाओ सबसे पहले तो, फिर 2 पर जाओ तो ये 1,2 आ गया, फिर 2 पर जाओ, एक्स में 2 चलो और वाई में 4 चलो, ऐसे ही तो करते थे। एक्स में 2 चले और वाई में 4 चले, तो ये जो पॉइंट आ रहा है उसको क्या बोलेंगे 2,4, ऐसे ही तो करते थे। ऐसे 3 एक्स में 3 चले और एक्स में 3 चले और वाई में 6 चले, तो ये जो मिला है 3,6 हो गया। ऐसे तो करते थे, एक्स में 5 चले वाई में 10 चले तो 5,10, फिर इनको हम मिला देते थे ऐसे। तो देख रहे हो ये क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया। अब देखना
अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या करा था, ए कुछ ले रहे थे 0,1,2, ऐसे करके 9 तक लिया था, फिर बी तुमने लिया था 0,1,2,3 ऐसे करके 10 तक, फिर उनको तुमने बी ए को यहाँ पर रख दिया, बी को यहाँ पर रख दिया, सारे के सारे पॉइंट बना लिए तुमने, यही तो करा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो बचपन में हम चीज करते थे वहां पर यही चीज हो रही है कि ये जो एक एक्स का सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, बाई एक दूसरा सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10। अब इनको तुम अगर सारे के सारे पॉइंट बनाने बैठो ना तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर इधर ऐसे ही 2, 4, 6, 8, 10, तो सारे के सारे पॉइंट बनाओगे तो एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन तुम क्या ले रहे हो, उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ले रहे हो, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट 1,2 ले लिया, इसमें तो सारे बनाएंगे ना, 1,2, 1,4, 1,6, तुमने 1,2 ले लिया, 2,4 ले लिया, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट निकाल रहे हो। क्या कंडीशन पर, ये कंडीशन या रिलेशन पर, एक्स और वाई में तुमने रिलेशन बता दिया कि जो पॉइंट आ रहे हैं ना उनमें एक दूसरे का एक्स और वाई होंगे, तो इनमें क्या रिलेशन है वो तुमने बता दिया कि जो एक्स है ना, ये जो पहला एलिमेंट समय आ रहा है, मान लो 3,2 है यहाँ पर, 3,6 आएगा यहाँ पर, तो तुम क्या ले रहे हो कि इसका जो डस्ट डबल हो रहा है ना, 2,4 आ रहा है कहीं पर, 2,4, तो केवल ऐसे ऐसे को उठा रहे हैं कि पहली वाले जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका डबल सेकंड कंपोनेंट हो ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसके बेस पर तुम उठा रहे हो, तो ये इस रिलेशन के बेस पर तुम उठा रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, ये जो चीज तुम अभी कहाँ गया, ये जो चीज, ये जो पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, 1,2,4, 3,6, 4,8, तुम ध्यान से समझो, तुम्हारा दिमाग उड़ने वाला है इस चीज को थोड़ा सा अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये रिलेशन द्वारा बन के आया इस कंडीशन को डालने पर, इसके बेस पर। अब देखो हमारी दो कंडीशन थी कि कोई चीज फंक्शन होती है या नहीं है। पहली कंडीशन, ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों के पांच एलिमेंट आ गए। दूसरी कंडीशन क्या थी, एक का अगर दो के साथ है तो एक का किसी और के साथ नहीं हो सकता, मतलब ए का कोई एलिमेंट है उसका बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, दूसरी बात कि ए का जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। ये दो कंडीशन याद कर लो तुम तो, कि रिपीट नहीं करना चाहिए ए का, चलो अब समझ गए ना, ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, ये लिख लिया करो, ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ए का जो एलिमेंट है, ए का एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। और ये फर्स्ट कंपोनेंट आता कहाँ से है, ए वाले सेट से, या यहाँ पर एक्स है। तो तुम्हें पता चला कि ये जो चीज है ना, कि ये जो रिलेशन तुमने बनाया था, जो रिलेशन बनाया था तो वो तो फंक्शन है, और वो रिलेशन था क्या, ये मतलब ये y = 2x है, वो भी क्या है, एक फंक्शन है। और एक मस्त सी चीज, इस फंक्शन को तुमने यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी तो तुम ये चीज बता सकते हो ना कि ये जो पॉइंट आए हैं कि 1,2 है, तो तुम क्या बता सकते हो, 1,2 है, 2,4 है, 3,6 है, तो तुम बता सकते हो ना 1,2 मतलब 1 का डबल 2 है, 2,4 मतलब 2 का डबल 4, 3,6 3 का डबल 6, तो ये दोनों में रिलेशन बता रहा है ना कि अगर तुम x का डबल करोगे तो तुम्हें y मिल जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो भी इस फंक्शन को ही दिखा रहा है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, ये तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, या इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई रिलेशन है तुम्हारे पास, या रिलेशन दो कंडीशन लगा दी कि एक का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और एक का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, तो वो जो रिलेशन है वो फंक्शन बन गया। उसको कैसे लिखेंगे कि a, b के सारे एलिमेंट, या यहाँ पर x, y है, सारे एलिमेंट ऐसे ऐसे एलिमेंट लो सच दैट x, y सच दैट, मतलब ऐसे तुम्हें सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जहां पर x का डबल करोगे तो y आ जाएगा, बेसिकली x का डबल करोगे तो y आ जाएगा, ये कंडीशन लगी हुई है। तो ये क्या है, ये और ये सेम ही चीज लिखी हुई है। तो ये है, ऐसे समझ लो पीछे की कोडिंग है, पीछे की कोडिंग की फंक्शन कैसे कैसे काम कर रहा है। अब तुम्हें वो देखना है, मान लो तुम ऐप बना रहे हो तो ये पीछे की ऐप में जो कोडिंग करी रखी है ना वो है सेट बिल्डर, वैसे भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। मान लो तो ये ऐप बिल्डर है, पीछे का कोडिंग कर रहे हो तुम, तो तुम्हें देखना है कि ऐप दिखेगा कैसे रियलिटी में, अगर तुम उसे रन करोगे चलाओगे तो वो दिखेगा कैसे। तो वो दिखाने का काम करता है बेसिकली तुम्हारा ग्राफ, कि वो तुम्हें कुछ इस तरीके से उसने दे दिए कि इनको देख लो क्या मस्त ग्राफ बनना है। और अभी तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनने वाले हैं कि उनको देखकर ही तुम बता दोगे क्या फंक्शन होने वाला है इसमें। जैसे कुछ कुछ पॉइंट तुम्हारे ऐसे बन के आ रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का तुम्हारा बन के आ रहा है, तुम क्या करोगे, इनको मिलाकर देखोगे, या ये तो मिलाने क्यों मिला रहे हो ये भी हम कैलकुलस में देखेंगे। ये मैंने लाइन ऐसे, हमारा तो पॉइंट तो ये रहते हैं, इनको मिला क्यों देते हैं, तो वो भी हम फंक्शन जो कैलकुलस है उसमें देखेंगे। बेसिकली तुम्हारा ऐसा ये जो कोडिंग है, ये नहीं,
ये जो कोडिंग है उसको देखोगे ना तो 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,8 ऐसा कुछ ये दिखेगा ऐप। तो जो तुम्हारा फंक्शन है ना वो है पीछे की कोडिंग, और उसको दिखाने पर आगे की जो जो ऐप है वो बनकर आता है वो है आपका ग्राफ। तो फंक्शन को विजुअलाइज करने का तरीका भी है ग्राफ। तो बेसिकली ऐसे तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हें किसी फंक्शन को देखना है, किसी फंक्शन को तुम्हें विजुअलाइज करना है कि वो दिखेगा कैसा दिखेगा, तो उसके दो तरीके हैं। मतलब एक ही तरीका है कि तुम उसको ग्राफ से देख लो कि ग्राफ में वो कैसा बनेगा। तो ये है रियल चीज़। ये भी बहुत मस्त चीज़ है, इसको भी हम अलग से चैप्टर नाम दे देते हैं, इतना एडवांस चीज़ है और इतनी मस्त मस्त ग्राफ तुम देखने वाले हो कि कैसे कैसे उसको बना है, वो अलग ही लेवल पर जाने वाले हैं ग्राफ को। तो ये हुआ दूसरा तरीका कि तुम कैसे फंक्शन को समझ सकते हो। अब आ जाओ एक और तरीका पर, फिर से भूल जाओ कि फंक्शन क्या होता है, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ दोबारा से देखते हैं कि कैसे फंक्शन आया है। तो बेसिकली तुम्हारे पास सब कुछ मत भूलो, अभी के लिए इसको याद रख लो कि ये जो है, मान लो तुम्हारे पास तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो उसमें अलग अलग तरह की तुम्हें इक्वेशन देखी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16x प्लस 6 इक्वल टू 0। तुमने ऐसे भी देखी कि y इक्वल टू m प्लस एन, ऐसे भी तुमने देखे ना, 2m प्लस एन, ऐसे भी तुमने देखे हैं। तो बेसिकली कुछ भी डाल लो। ये दो तरीके की मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है, फंक्शन तो है ना, अभी तुमने देखा है सारा कुछ कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, ये तुम्हें पता चल गया ये भी एक फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर p वेरी करेगा, n वेरी करेगा, कुछ भी हो सकता है ना, m n और ये, तो ये तीनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि y क्या होगा। तो ये जो y है वो m n p पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डिपेंडेंस है वो क्या है, डिपेंडेंसी तो फंक्शन होती है। तो ये भी जो चीज़ लिखी हुई है ना तुम्हारे सामने, डिपेंडेंस ये फंक्शन है, तो ये जो लिखा हुआ है वो भी एक फंक्शन है। लेकिन कैसा फंक्शन है, मल्टीपल वेरिएबल है इसमें। तो y इक्वल टू एम प्लस एन प्लस पी, ये ऐसा कुछ है, मान लो कुछ भी कर लो। तो ये जो है ना वो है एक मल्टी वेरिएबल्ड फंक्शन, अलग अलग मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो मल्टी वेरिएबल्ड फंक्शन, मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्ड फंक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी आ जाए, तो लेकिन हम मल्टी वेरिएबल्ड बोल दे रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर बचता है हमारा इस तरीके का, केवल एक फंक्शन हो। यहाँ पर तो मल्टीपल फंक्शन आ रहे, मल्टीपल वेरिएबल आ रहे थे, यहाँ पर देखो एक ही वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल, इसको बोलेंगे सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल फंक्शन की एक ही वेरिएबल है। फंक्शन तो ये भी है लेकिन सिंगल वेरिएबल है। इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, मान लो एक तो तुम्हारा यही हो गया कि y इक्वल टू, ऐसा भी तो हो सकता है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये भी तो एक, देखो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है ना x, तो ये फंक्शन तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। लेकिन अब देखो इसमें और इसमें एक अंतर है, क्या अंतर है, तुम यहाँ पर डालो 2, x इक्वल टू 2 डालो, यहाँ पर भी डालो x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर तुम डालोगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 मिल गया तुम्हें, 4 मिल गया। x इक्वल मतलब 2 डाला और 4 आ गया, ऐसा ही तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा। यहाँ पर तुमने 2 डाला तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें क्या, अगर y इक्वल टू तुम अगर -2 डालो तो -2 का स्क्वायर होकर 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू -2 आ रही है और y की वैल्यू 2 डालोगे तो भी उसका 4 आ जाएगा। मतलब x तुमने 2 डाला और आंसर क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो x तुमने 2 डाला था, y 4 आ रहा था, तो 2,4, तो तुमने x यहाँ पर 2 डाला, y क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। फिर 2 डाला और 2 भी आ रहा है, यही तो हो रहा है कि x तुमने 2 डाला है तो इसके 2 आंसर आ गए y के। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर केवल एक आंसर आ रहा था कि 2 डाला 4 आ गया, केवल एक रिलेशन था, या के ऐसे बोल सकते हो केवल एक वैल्यू आई, 2 डालने पर केवल एक वैल्यू आ रही है। लेकिन यहाँ पर तुमने 2 डाला और इसकी 2 वैल्यूज आ गई, एक से ज़्यादा वैल्यू आ गई, यहाँ पर तो केवल एक वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जो सिंगल वेरिएबल है इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड, ऐसे बांटा गया। मैं तुम्हें दिखाता, ऐसा कुछ है। ये तो हो गया तुम्हारा मल्टी वेरिएबल फंक्शन की, मल्टीपल वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो ये हमने हटा दिया साइड में। अब सिंगल वेरिएबल देखा तो उसमें भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो इस तरीके का, एक इस तरीके का। वेरिएबल तो सिंगल है, एक ही वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, y की मल्टीपल वैल्यूज आ जा रही थी, y की 2 वैल्यूज आ रही थी। यहाँ पर अगर तुम 2 डालो तो y की -2 और 2, ये 2 वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर अगर x इक्वल टू 2 डालें तो y की केवल एक वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी। तो सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल हो x, तो उसमें भी 2 कैटेगरी हो सकती है कि जो y की वैल्यू है वो सिंगल आए, एक ही आए, तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन।
अगर मल्टीपल वैल्यू आ रही है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ये जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ना, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब देखो, अब पूरा गेम कहाँ पर आ गया कि हमारे जो सिलेबस है 11 12th का, जेई, एनडीए, यहाँ 12th स्टैंडर्ड का तुम बोल सकते हो, ग्रेजुएशन से पहले, तो उसमें केवल सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही हम फंक्शन बोलते हैं। सिंगल वैल्यूड में क्या आता है, एक्स अगर तुमने कुछ डाला, एक्स अगर 2 डाला तो आंसर 4 ही आएगा, या यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम जो कंडीशन बना रहे थे शुरुआत में, क्या कंडीशन थी, ए का हर एक एलिमेंट आना ही चाहिए। ये तो चलो ठीक है, इसको भी हम अभी समझेंगे कि क्यों ये बोल रहे हैं हम, ए का हर एक एलिमेंट क्यों आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए के एलिमेंट का बी के केवल एक एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, केवल एक के साथ क्यों होना चाहिए, कि अगर 2,4 है तो 2,6 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये तुमने 2 डाला और आंसर 2 आ गए, तो आंसर यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन में आ जाएगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है इसीलिए उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, इसीलिए वो कंडीशन डाली गई थी, तुम्हें बताई जाती है कि देखो एक और चीज है, तुम्हें एरो डायग्राम वगैरह मैंने सेट थ्योरी में कराए थे, तो तुम्हें ऐसे कराया जाएगा कि 1 2 3 पर 2 0 2 ऐसा कुछ बताया जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं कि ऐसे ये जो तीर है ना 2 है, वो किसी एक पॉइंट से 2 तीर नहीं निकलने चाहिए। क्यों नहीं निकलने चाहिए पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीपल वैल्यू आ गई ना, हमें चाहिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 2 आंसर आ गए, लेकिन हमारे सिंगल वैल्यूड में तो केवल एक ही वैल्यू आती है, तो इस वजह से इसको फंक्शन नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आ रही हैं कि 2 तीर नहीं निकलने चाहिए, या ये रिपीट क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसे ही तो बोलते हैं कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर रिपीट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अगर ये रिपीट कर रहा है मतलब इसकी ही 2 वैल्यू जा रही हैं, 2 डाला है उस पर 2 अलग अलग वैल्यू जा रही हैं, मतलब मल्टी वैल्यूड हो गया। हमारा फंक्शन तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तुम तो गांठ बांध लो कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही फंक्शन होता है, तुम फंक्शन बोलो ही मत, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलो तुम, तो इससे तुम्हारी कई सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए। अब मान लो मैं तुम्हें दे दूं कि एक, ऐसे देखो मैं तुम्हें दे दूं कि 1,3, जैसे हमने अभी देखा था, अभी वो रिलेशन जब देख रहे थे तो उसमें ऐसा था भी 1,3 2,3 3,3 ऐसा ही तो था वो। तो देख रहे हो पीछे का रिपीट कर जा रहा था, तो क्या मतलब है उसका, एक पहली चीज तो कि ए है कोई सेट 1 2 3 है, तो ए का एक एलिमेंट आना चाहिए, तो 1 2 3 आ गया। फिर क्या बोल रहे थे, ए का अगर 3 के साथ है तो फिर ए का किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों बोल रहे थे, क्योंकि फिर वो मल्टी वैल्यूड हो जाएगा, हमें केवल एक वैल्यू चाहिए, तो ए की केवल एक वैल्यू आ गई, अब एक के साथ किसी और को डालोगे तो फिर ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारा तो फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है, एक ही आंसर आना चाहिए, सिंगल वैल्यूड मतलब एक ही आंसर आए, तो इसलिए इसको फंक्शन बोल रहे थे। दूसरी चीज, अगर इसी को हम एरो डायग्राम से समझे, ऐसे 1 2 3 ऐसे है, दूसरे वाले मान लो 3 4 5 ऐसे कुछ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का रिलेशन किससे है, 3 के साथ, 2 का रिलेशन भी किसके साथ, 3 के साथ, 3 का रिलेशन भी 3 के साथ, तो ऐसा कुछ है। अब देख रहे हो केवल एक वैल्यू पर सारी चीजें पॉइंट कर रहे हैं, सभी के सभी एक ही आंसर दे रहे हैं, तो ये जो आंसर आता है ना, आंसर सिंगल वैल्यूड ही आना चाहिए, सिंगल वैल्यू ही आना चाहिए। तो देख रहे हो, तुम बोलते हो कि अलग अलग चीजें एक जगह पे मर्ज कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 2 0 2 ऐसा कर दिया कि 2 से कुछ एक ही तीर से अलग अलग तीर निकल जा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं आ रही, ज्यादा वैल्यू आ गई, हमें सिंगल वैल्यू चाहिए। तो सारा खेल आई थिंक तुम्हें समझ में आने लग गया होगा। अब 3 तरीके से मैंने तुमको समझाया पूरा फंक्शन। अब आगे बढ़ो, अभी तो पूरा खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो देखते जाओ। तुम्हारे पास कोई फंक्शन है y = 2x, अब इसको देखने का, इसको विजुअलाइज करने का एक सबसे बेस्ट 2 तरीके हैं, इसको तुम 2 तरीके से समझ सकते हो, देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। क्या क्या तरीके हैं वो, पहला तरीका तो मैंने तुमको बताया ग्राफ, वो सबसे बेस्ट है, वही तरीका है रियल तरीका तो यही है विजुअलाइजेशन का, विजुअलाइज करने का किसी ग्राफ को, किसी फंक्शन को विजुअलाइज करने का तरीका ग्राफ है, कि ग्राफ से देख लो कि वो कैसा बन रहा है। दूसरा तरीका भी है लेकिन वो सस्ता तरीका है, उसको बोलते हैं मशीन की तरह समझा दो, जो मैक्सिमम टीचर करते हैं उसको समझाने का। कैसे, कि कोई मान लो एक फंक्शन है ना, वो एक मशीन होती है y =
2x की। ये इसकी फंक्शनिंग है कि ये ऐसे काम करता है, ये जो मशीन है ना वो ऐसे काम करती है। इसमें तुम कुछ इनपुट डालोगे, इनपुट उसे x बोल दो, जो आउटपुट निकलेगा आउटपुट उसे y बोल दो। तो ये इस तरह की मशीन होती है कि इसमें तुम कुछ डालोगे तो उसका आउटपुट y आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि अगर तुमने कुछ डाला तो आंसर आएगा जरूर, ऐसे आउटपुट आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मशीन खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर तुमने डाला, पहली चीज है कि अगर तुमने इसमें कुछ डाला, इनपुट डाला तो आउटपुट आएगा जरूर, और एक ही आउटपुट आएगा। क्यों आएगा तुम्हें समझ में आ रहा है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही हमारे सिलेबस में फंक्शन है। सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, मतलब एक ही आउटपुट आना चाहिए। सिंगल वैल्यूड मतलब एक ही आउटपुट आना चाहिए, या बोलो एक ही आंसर आना चाहिए, या एक ही वैल्यू आना चाहिए, कुछ भी बोल लो। तो ऐसे तुम बोल सकते हो इसमें। जैसे मैं तुम्हें अगर समझाऊं कि जैसे तुम्हारे घर में कोई स्विच है, उसमें उसकी जो बटन हो, जो क्या बोलते हैं उसको, की बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है, मान लो तुम्हारी एक कोई घर है, उसमें यहाँ कहीं एसी लगी है, एसी लगी है यहाँ पर, तो उसका जो स्विच है, एक तो मान लो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है या की लगी हुई है। दूसरा, तुम बहुत आलसी हो, यहाँ पर तुम्हारा बेड है, यहाँ पर भी तुमने एक की लगा रखी है कि अगर मैं यहाँ पर बार बार कौन उठ कर जाएगा इस को दबाने, हम यहीं पर दबा के चालू कर लेंगे, चालू बंद कर लेंगे। तो तुम क्या करा, की 1 को दबाओ, मान लो ये की 1 है और ये की 2 है। तो अगर की 1 को दबाओगे तो भी एसी चालू हो जाएगी, की 2 को दबाओगे तो भी एसी चालू हो जाएगी। तो ये तो बढ़िया बात है ना, ये तुम्हारी फंक्शन है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तुम्हारा यूजफुल है, ये यूजफुल है। तुम ये यूजफुल है। दूसरा, एक और तुमने करा कि कोई तुम्हारे घर में एक खराब मिस्त्री आया, उसने क्या करा, उसने कर दिया कोई एक की थी, मान लो की 1 है, उसने क्या कर दिया कि उस की 1 से उस की को दबाओगे तो साथ में एसी भी चालू हो जाएगी, एसी के साथ में पंखा भी चालू हो जाएगा। उसमें ऐसी फंक्शनिंग कर दी उसने, दोनों के तार जोड़ दिए तो पंखा भी चालू हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ बात होगी ना। तुम चाहते हो कि एसी चल रही है तो पंखा बंद रहे, या पंखा चल रहा है तो एसी बंद रहे। तो ये क्या है, ये तो गलत बात होगी ना कि तुम एक ही की से दोनों चालू हो जा रहे हैं। हम तो एक को करना चाह रहे थे कि एक एक अलग अलग हो। तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं काम करेगा बढ़िया तरीके से, यूजफुल नहीं है। तो देख रहे हो, एक जगह से 2 3 नहीं निकलने चाहिए, अर्थात सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ये तो मल्टीपल वैल्यू आ गई ना, या 2 आंसर आ गए, 2 आउटपुट आ गए, किसी भी तरीके से पढ़ लो। ए के किसी एलिमेंट का बी के केवल एक से कनेक्शन होना चाहिए। तो देख रहे हो कैसे एक से ही कनेक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, की 1 का कनेक्शन पंखा से कर दो या एसी से कर दो, की 2 का कनेक्शन पंखा से कर दो। बेसिकली यही हमारे घर में चलता है ना। ये वाली की तुम्हारी पंखा के लिए, एसी के लिए, ये वाली की तुम्हारी पंखा के लिए। ऐसे ही तो होता है अलग अलग। ये तो आइडियल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है तुमने बहुत ज्यादा आलसी हो कि 2 की यहाँ पर की लगवाई, उससे भी ऐसे चालू हो रही है, यहाँ पर दबाओगे तो उससे भी चालू हो रही है। ये भी फंक्शन सही है, ये भी फंक्शन सही है, ये नहीं है। तो ये इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो फंक्शन को। अब तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें अल्टीमेट क्लैरिटी आ गई होगी कि फंक्शन रियलिटी में होता क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही तुम मानोगे फंक्शन होता है। क्या मतलब है, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ज्यादा वैल्यू डालने पर भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हो सकता है, या ज्यादा डालो तो वो भी हो सकता है, लेकिन एक जगह से 2 नहीं निकलने चाहिए। सारा कुछ समझ में आ रहा है तुमको। तो अब लास्ट में वही चीज समराइजेशन जैसी है, कंक्लूजन या समराइज कुछ भी कर लो, कि अगर फंक्शन में कोई इनपुट डाला है तो एक ही आउटपुट आएगा। तुम्हें पता चलेगा कि सिंगल वैल्यू ही आनी चाहिए या सिंगल आंसर ही आना चाहिए, और आउटपुट आएगा जरूर। फंक्शन ऐसा नहीं है कि काम ही ना करे, तुमने कुछ डाला है तो उसके अंदर से निकलेगा जरूर। अगर y = 2x है तो अगर तुमने x डाला है तो y का आंसर आएगा जरूर, ये बात है। अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट आ सकता है कि तुमने की 1 दबाई और की 2 दबाई, तो उनका सेम आंसर आ सकता है, सेम आउटपुट आ सकता है कि एसी चालू हो गई। लेकिन एक ही आउटपुट से, एक ही इनपुट से डिफरेंट आउटपुट नहीं आ सकते। एक ही की दबाई तुमने और पंखा भी चल गया, एसी भी चलेगी, ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये बात बोल रहा है ये। अब देखो हमने क्या बोला था, अगर फंक्शन में कोई इनपुट डाला तो आउटपुट आएगा जरूर, ये बात है। और क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स डाल ही ना पाए, कोई इनपुट डाल ही ना पाए? डालोगे तो आएगा जरूर आंसर या आउटपुट आएगा जरूर, लेकिन क्या उसमें डाल भी पाएंगे? कुछ डाल ही ना पाए, ऐसा हो जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्या हम उसमें कुछ डाल भी पाएंगे या कुछ उसमें डाल ही ना पाए तो क्या होगा? ये जो आंसर है वो हम देखेंगे आगे। बाकी का यहीं पर तुम्हारा लेक्चर 1 होता है खत्म। पहला जो टाइप था ना उसको मैं करा दूंगा अगले ही लेक्चर की शुरुआत में, या हो सका तो अभी ऐड कर दूंगा मैं। टाइप 1 में बेसिकली वही क्वेश्चन होने वाले हैं कि कोई रिलेशन तुम्हें दे रखा होगा, वो फंक्शन है या नहीं है वो बताना है तुमको। बेसिकली 4 क्वेश्चन है मेरे पास उसके, उनको मैं करा दूंगा, PYQ है सारे के सारे।